दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे जेके कहानियां चैनल में। आपका साथ मेरे लिए कितना खास है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाता है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आज की कहानी में मनोरंजन के साथ कुछ अलग सीखने को मिलेगा, तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रजनी है। मैंने मास्टर साहब के कहने पर अभी किताब पढ़ना शुरू ही किया था कि मास्टर साहब का हाथ मेरी कमर पर धीरे धीरे शरारत करने लगा। मैं एकदम सहम गई थी, मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई थी। मैंने एक नजर मास्टर साहब को देखा तो वह खा जाने वाले सी नजरों से मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। मैं थोड़ा दूर होकर बैठ गई। मास्टर साहब ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। मैंने अपनी किताब को देखा और फिर से दोहराया। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में हजारों चींटियां रेंग रही हो। मैंने फिर मास्टर साहब की तरफ देखा तो उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। शायद मैं सब लड़कियों में बड़ी थी। मेरी उम्र सिर्फ अभी 15 साल थी और मैं 5वीं कक्षा में थी। मेरे पिताजी का काम ही कुछ ऐसा था, हर एक साल बाद उनका ट्रांसफर हो जाता था। मेरे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ स्कूल भी डिस्टर्ब हो रही थी। जिस मोहल्ले में अब हम रह रहे थे वहाँ मास्टर साहब ने एक स्कूल खोल रखा था। बहुत से बच्चे इस स्कूल में रहते थे लेकिन ज्यादातर लड़के ही रहते थे। हमारा घर इस स्कूल के बराबर में ही था। मम्मी ने मुझे भी वहीं पर इंग्लिश पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। पहले तो मास्टर साहब ने बड़ी शराफत दिखाई थी, लेकिन जब से मैंने वह दिल दहला देने वाला मंजर देखा था उसके बाद से मास्टर साहब की अजीबो हरकत मेरे साथ शुरू हो चुकी थी। कभी पढ़ते हुए वह मेरा हाथ पकड़ लेते, कभी मेरे चेहरा छूने लगते, कभी मुझे अपने पास बिठाकर मेरी कमर को सहलाने लगते। मैं इन हरकतों से बेहद परेशान होकर रह गई थी। मेरा मसला यह था कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताया था और ना ही कभी यह कहा कि कोई तुम्हें ऐसे छुए तो चिल्लाना शुरू कर देना या सख्ती से पेश आना। यह हर बात मेरी माँ को बता चाहिए थी। मेरे ख्याल से जिस मोहल्ले में अब हम रह रहे हैं, अपनी माँओं को बच्चों की जिम्मेदारी करते हुए इन बातों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी की तो सोच ही बड़ी अजीब थी। मैं ऐसी बातों से बहुत जल्द घबरा जाती थी। मैंने अम्मी से भी कोई जिक्र नहीं किया था। बस एक दिन तंग आकर घर जाकर यह कह दिया कि मुझे मास्टर साहब से नहीं पढ़ना, वो मेरे लिए किसी लेडीज टीचर का इंतजाम करें, क्योंकि जो कुछ मैंने कुछ दिन पहले पर होते हुए देखा था, मेरा दिल मास्टर साहब को देखते ही सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरा कान खींचकर मास्टर साहब के पास ले गई। कहने लगी, इस लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है। एक तो उसके दिमाग में जल्दी से कुछ बैठता नहीं है, ऊपर से इसके नखरे। कह रही है मास्टर साहब से नहीं पढ़ूंगी। मास्टर साहब ने मुझे गुस्से से देखा तो मैं नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। मेरी माँ ने तो मुझे मास्टर साहब के सामने शर्मिंदा करके दिया था। मास्टर साहब की पूरी दाढ़ी सफेद थी। मास्टर साहब 55 या 60 साल से कम के नहीं थे। जाहिर है मेरी माँ क्यों उन पर शक करती। वह कहने लगे, बेफिक्र हो जाओ बहन जी, बिगड़े बच्चों को तो मैं 1 घंटे ज्यादा बिठाकर खास तरीके से पढ़ाता हूँ। बस कुछ महीने में सुई की तरह सीधी हो जाएगी। उनकी तेज आवाज पर मेरा दिल दहल उठा था। फिर मम्मी से कहने लगे, देखिए बहन जी, मैं जरा सख्त मिजाज किस्म का इंसान हूँ और बिना डंडा खाए कभी किसी को पढ़ना नहीं आता। लेकिन क्या है कि यहाँ बच्चों के शरीर पर थप्पड़ का निशान माँ बाप को दिख जाए तो माँ बाप हम टीचर्स की क्लास लेने आ पहुँचते हैं कि बच्चों को हाथ भी कैसे लगाया। मेरी माँ ने तो यह सुनकर मास्टर साहब को खुली छूट दे दी थी। कहने लगी, मेरी तरफ से जो मर्जी करे, इसके साथ मैं कभी शिकायत लेकर नहीं आऊंगी। बस मेरी बच्ची इसी साल में खेल नहीं होनी चाहिए। वह कहने लगे कि बेफिक्र हो जाएं, आपने कह दिया, बस अब आपकी बच्ची मेरी खास नजर में रहेगी। इसे मैं अपने पास बिठाकर पढ़ाऊंगा। इस बात पर मेरी माँ बहुत खुशी खुशी मुझे वहाँ छोड़कर चली आई। मैं डरी सहमी सामने बैठी थी। मास्टर साहब ने सख्त लहजे में मुझसे कहा, इधर मेरे पास आकर बैठो, तुमसे मैं पूछता हूँ, अभी घर
जाकर मेरी शिकायतें करती हो। यह सुनकर तो मेरी जान निकली थी। मैंने ना में सिर हिलाया। मैंने कहा मैं यहीं बैठकर पढ़ूंगी। मेरी बात पर तो उन्होंने मुझे ऐसे डांटा कि मैं काम कर रह गई थी। डर के मारे उनके पास बैठ गई। जैसे ही मैं उनके पास बैठी वो मेरे करीब आकर कान के करीब आकर बोले, आइंदा अगर मेरी कोई भी बात घर जाकर बताई तो तुम शायद जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ मुझे कुछ भी नहीं कहेगी, उल्टा तुम्हें ही मारेगी। देख लिया तुमने, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारी एक ना सुनी और मेरी बात मान ली। मास्टर साहब की बात सच्ची थी। फिर मैं थी कम उम्र, इसलिए यह बात अपने पहलू से बांध ली कि मम्मी से कुछ नहीं कहना वरना मास्टर साहब ना जाने मेरे साथ क्या बुरा सलूक करेंगे। बदले में मेरी मम्मी भी मुझे थप्पड़ ही मारेगी। उस दिन के बाद से तो मास्टर साहब की गुस्ताखियां और बढ़ती जा रही थी। जब तक मैं मास्टर साहब के पास बैठी रहती उनकी बेहुदा जुमल मुझे शर्म से पसीने से शराबोर करती थी। उनकी बढ़ती गुस्ताखियां मुझे और भी ज्यादा बदहवास करती थी। वह मुझे किसी जहरीली मुस्कुराहट से देखते जैसे मेरी बेप्सी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं घर आती और आते ही कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती, लेकिन मम्मी से कुछ ना कहती क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे याद आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने छत पर क्या देखा था। उस रात को जो हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। गर्मियों की रातें हम लोग छत पर सोकर गुजारते थे। छत पर लाइन से सबकी चारपाइयां बिछी हुई थी और पंखा लगाकर हम सो जाते थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी मेरे एक भाई मुझसे काफी छोटा था। भाई 10 साल का था। मैं रात को अपनी चपाई पर गहरी नींद सो रही थी जब मुझे किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उस वक्त कौन हो सकता था? मैंने उठकर पूरी छत को देखा लेकिन सब ही सो रहे थे। मुझे वह आवाज बराबर वाली छत पर से आ रही थी जहां मास्टर साहब का स्कूल था। छत पर बस एक ही कमरा था जिसकी खिड़की खुली हुई थी और एक धीमी सी रोशनी उस कमरे में जल रही थी। सिसने की आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। भला इस वक्त छत के कमरे में कौन यूं दबी दबी सिसकियों से रो रहा था? छत पर तो कोई भी नहीं जाता था। मुझे तो यही अनुमान हुआ कि शायद किसी भूत प्रेत का चक्कर ना हो। इसी सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मेरी मम्मी की चरपाई मेरे बिल्कुल बराबर में थी। मैंने मामी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कुर्सी को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वह सिसकियों की आवाज फिर भी आ रही थी। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन जब मैं स्कूल में गई तो मास्टर साहब बादाम मिला दूध पी रहे थे। कहने लगे, रात भर काम करता रहा हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। एक तो यह बच्चे भी बेहद परेशान करते हैं, एक औरत कहने लगी। तभी तो मास्टर साहब आपकी छत पर किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। यह सुनकर मैं भी चौंक गई थी। इसका मतलब वह आवाज सिर्फ मुझे ही नहीं आई थी। मास्टर साहब कहने लगे, वह मेरे बच्चे की थी, वह पागल है तो मुझे तंग करने पहुंच गया। मैंने उन्हें बांध दिया। बस फिर क्या, उनकी सिसकियों ने मेरे साथ साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक होती तो अफसोस ना होता, लेकिन कम वक्त जाते जाते मेरे एक बेटे को बहुत मार पीट है। बेचारा आज बुखार में पड़ा है। मास्टर साहब की बात सुनकर वहां मौजूद वह औरत बहुत डर गई थी। मास्टर साहब कहने लगे, आप लोग परेशान ना हो, मैंने समझा दिया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर किसी को रात को रोने सिसकने या मदद के लिए पुकारने की आवाज आए तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, वरना वही होगा जो मेरे बेटे की आवाज सुनकर कमरे में आ गया था। यह सुनकर तो सभी औरतें घबरा गई थी। डर तो मैं भी गई थी क्योंकि सिसकियों की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। वह औरत बाहर चली गई। रात को फिर से मुझे वह सिसकियों की आवाजें आने लगी। इस बार तो मेरी हिम्मत भी ना हुई कि आंखें भी खोलूं और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं बहुत ही डर रह गई थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो पढ़ने के दौरान मैंने उसी लड़के को देखा। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। मैं उसे देखकर दंग सी रह गई थी। मास्टर साहब एकटक उसी लड़के को घूर रहे थे। वह डरा सहमा मेरे बराबर में बैठ गया और इंग्लिश याद करने लगा। उसकी आवाज यूं थी जैसे रो रहा हो। मुझे उस पर तरस आने लगा था। उसकी उम्र 6 से 7 साल से ज्यादा ना थी।
और जो कुछ मैंने उसके साथ होते देखा था, मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उंगलियों के निशान अभी उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे और अपने आंसू पोंछ रहा था। उसके बाद उसकी कमीज हटी तो मैं देखकर घबरा गई। उसके बाजू पर किसी ने बुरी तरह दांत गाड़े थे। मैं तो कांप रह गई थी। कुछ देर के लिए मास्टर साहब उठकर बाहर गए, क्योंकि मोहल्ले के एक साहब ने उन्हें काफी कीमती तोहफे भेजे थे। जैसे ही मास्टर साहब बाहर गए तो मैंने उस बच्चे से कहा, कल रात तुम छत पर क्या करने गए थे? मेरी बात सुनकर उस बच्चे की रंगत उड़ी थी। दाएं बाएं देखने लगा कि मेरी बात किसी ने सुनी तो नहीं। फिर मुझसे धीमे लहजे में कहने लगा, यह मास्टर झूठ बोलता है, बुढ़ा कहीं का, कोई पागल नहीं है। ऊपर यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, फिर तुम ऊपर क्या कर रहे थे और तुम्हारे चेहरे पर और बाजू पर यह निशान कैसे हैं? मेरी बात सुनकर एक सिसकारी उसने बड़े ही दर्द से भरी थी कहने लगा, आज खुद देख लेना। यह कहकर वह मेरे पास से उठकर चला गया। मैं उसकी बात पर सोच में पड़ गई, क्योंकि रात को मैंने इसे छत के कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते देखा था और उस वक्त वह बुरी तरह से रो रहा था। लेकिन जब उसे स्कूल में देखा तो समझी कि शायद यह पागल के बच्चे को देखने गया था, इसलिए पागल ने इसकी यह हालत की थी। लेकिन अब इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। शायद बात कुछ और थी। इस रात में सोई नहीं थी, अपनी चरपाई पर लेटी रही, लेकिन मेरी नजरें सामने स्कूल की छत पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मास्टर साहब एक 11 साल के बच्चे को अपने साथ छत पर ले गए और उसे बुरी तरह से घूरते हुए खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। वह बच्चा हाथ जोड़े बिना आवाज निकाले उनकी मिन्नत कर रहा था, लेकिन वह उस लड़के को कमरे में ले गए। उसके बाद इस बच्चे की दबी हुई सिसकियों की आवाजें आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर साहब इस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं कि वह रो रहा है, सिसक रहा है। 2-3 घंटे ऐसे ही आवाज आती रही। उसके बाद जब वह दरवाजा खुला, वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और मास्टर साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, चेहरे से बड़े खुश लग रहे थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि वह क्यों रात को बच्चों को कमरे में ले जाकर मारते हैं और लोगों से यह क्यों कहते हैं कि पागल बच्चा रोता है। बहरहाल मुझे यह देखकर दुख भी हुआ और मास्टर साहब के झूठ बोलने की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। तीसरी रात मैं सोच चुकी थी कि आज मैं पर जाकर देखूंगी कि आखिर उनकी छत पर होता क्या है और वह बच्चों को क्यों मारते हैं। जैसे ही रात गहरी हुई, मास्टर साहब फिर से एक बच्चे को छत पर ले आए और कमरे में ले गए। मैं अपनी चरपाई से उठी और धीरे से कदम उठाती हुई मास्टर साहब की छत की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। वह दीवार ज्यादा ऊंची ना थी, मैं आसानी से उनकी छत पर जा सकती थी। मैं धीरे से दीवार दूसरी उतर गई। अब मुझे इस बच्चे की सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। मैं धीरे से चलती हुई कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी तो रूह कांप गई थी। मैंने फौरन से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा जुल्म कर देने वाला मंजर मैंने 15 साल की उम्र में पहली बार देखा था कि मैं कांप कर रह गई थी। मैंने अपने कदम पीछे के लिए उठाए थे, लेकिन एकदम से मैं एक पत्थर से टकरा गई थी। मेरे मुंह से चीख निकली थी। चारों तरफ खामोशी थी, इसलिए मेरी चीख चारों तरफ गूंजी थी। मैंने पलट कर भी नहीं देखा था, अपनी चरपाई पर लेट गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना फटकर मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। अगले 2 रोज तक मैं बुखार में तपती रही। मैं आंखें बंद करती तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। वो एक 11 साल का बच्चा था जो छत पर लेटा था। उसके दोनों हाथ पीछे को बांधे गए थे, उसके मुंह से रुमाल फंसा हुआ था और जो शर्मनाक हरकत उसके साथ की जा रही थी, उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं थे। मैं दोबारा उस मास्टर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी जो हवस का भूखा था, लेकिन मेरी माँ की नजरों में
वह बहुत नेक था। मेरे बार बार मना करने पर भी वह मुझे उस मास्टर के पास छोड़कर आने लगी। अब उसकी हरकतें और नजरें मुझ पर दूसरे अंदाज से उठ रही थी। उसने वहां आने वाले सभी बच्चों को यह कहकर छुट्टी दे दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जो लड़के उसके पास वही स्कूल में रहते थे उन सबको कहा कि तुम सब लोग आज घूमने। जो यह सब सुनकर मेरी जान निकली थी। मैंने भी अपना किताब हाथ में लिया और जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो बुढ़ा मास्टर बड़ी फुर्ती से उठा और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस वक्त उसकी आंखें गुस्से भरी हुई थी। कहने लगा, मेरी टोक लगाने का तुझे बड़ा शौक है ना? खिड़की से छुपकर देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही सुनकर तो मेरी जान निकल गई। तो क्या वह मास्टर मुझे देख चुका था? मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। उस वक्त तक सब बच्चे जा चुके थे। वहां पर रहने वाले लड़के भी डरे सहमे बाहर चले गए। उस बुढ़े मास्टर ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे नीचे बने कमरे में ले गया जहां एक चरपाई रखी थी। उसने मुझे चरपाई पर जोर से फेंका और दरवाजा बंद कर दिया। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो बुढ़ा कहने को